नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केदारनाथ वासियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित प्रदेश सरकार। सीएम धामी ने केदार घाटी की जनता को दी 2 और सौगात। डामरीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ 71 लाख की स्वीकृति। प्रधानमंत्री आवास योजना की मंत्री अग्रवाल ने की समीक्षा बैठक। वीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं का चल रहा कार्य। करीब 11,962 आवास हैं निर्माणाधीन। हरिद्वार में बढ़ते अपराध को लेकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। कहा, पुलिस को जागरूक और अलर्ट रहने की जरूरत। विधिक साक्षरता शिविर कार्यक्रम में की शिरकत। भाजपा नेता खालिद मंसूरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। स्थानीय नेताओं पर किया तीखा हमला। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी को पद से हटाने की मांग। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप का मसूरी दौरा। कर्मचारियों अधिकारियों से किया संवाद। विभिन्न समस्याओं को लेकर रखा अपना मांग पत्र। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के रुद्रप्रयाग के विकासखंड ओखीमठ में गुप्त काशी जागधार त्यूणी मोटर मार्ग से देवर मोटर मार्ग के 8.5 किमी सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य के लिए 4 करोड़ 71 लाख की स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त विकासखंड अगस्त्य मुनि के अंदर गढ़ी से धरतोलिया मोटर मार्ग के 4.5 किलोमीटर सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य के लिए 3 करोड़ 68 लाख की स्वीकृति दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तल्ला नागपुर घाटी के लिए भी बड़ी सौगात देते हुए कांडई जगतोली मोटर मार्ग के मिसिंग लिंक को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिसका सोमवार से कार्य शुरू हो गया है। गौरतलब है कि केदारनाथ की विधायक शीला रानी रावत के निधन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता से वादा करते हुए कहा कि जब तक आपका विधायक नहीं बनता तब तक मैं खुद वहां का विधायक बनकर काम करूंगा। मुख्यमंत्री ने अपने वादे के अनुरूप केदार घाटी समेत तल्ला नागपुर, कालीमठ घाटी, मध्य महेश्वर घाटी के लिए भी विभिन्न विकास योजनाओं की न सिर्फ घोषणा की है बल्कि उन पर कार्य भी शुरू कर दिया है। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विभिन्न नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुख्य सेवक सदन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके कुशल नेतृत्व में विगत 3 वर्षों में हम जो हमारी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें 17,500 से ज्यादा नियुक्तियों और तैनातियों के हम लोग साक्षी बने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा प्रक्रियाओं के लिए निर्देश मिले हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में स्वागत है। माननीय मंत्री परिषद जी के मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों और सभी जो हमारी मशीनरी है, तो माननीय कैबिनेट मंत्रीगण का इस सभागार में इस आयोजन में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा स्थित सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसके संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किन्हीं कारणों से इसमें रुकावटें चल रही थी, जिसके बाद मार्च 2022 में इसको फिर से शुरू किया गया। साथ ही उन्होंने इसके आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि वीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें करीब 25,900
972 स्वीकृत आवास में से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 11,962 आवास वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। और आप जानते हैं कि हमारी जो योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसको शुरू नहीं कर पाए थे। और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति पे है। हमारे यहाँ जो BLC योजना है, जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972, जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति पे है। ऐसी AHP जिसकी 20 परियोजना हमारे यहाँ इस टाइम संचालित है। आप ये कह सकते हैं इसमें कि 15,960 इसमें आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें 14,248 हमारे निर्माणाधीन है और 1,696 पूरे हो गए हैं। हरिद्वार जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलिस को जागरूक रहने के साथ साथ और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपराधिक किस्म के लोगों में पुलिस का खौफ होना चाहिए ताकि जो सज्जन व्यक्ति हैं वह अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। आपको बता दें कि बीते दिन लक्सर में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत विधिक साक्षरता शिविर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले भर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर मीडिया द्वारा किए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि पुलिस को और जागरूक रहने के साथ साथ पूरे अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। आपराधिक किस्म के लोगों में पुलिस का खौफ होना चाहिए ताकि जो सज्जन लोग अपने आप को संरक्षित महसूस कर सकें। मैंने बातचीत किया है सरकार से और मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, काफी लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। पुलिस को थोड़ा सा और जागरूक रहने की जरूरत है, अलर्ट मोड में रहना चाहिए और ऐसे जो इस तरह के जो लोग हैं उनके मन में खौफ होना चाहिए, तभी जो सज्जन लोग हैं वो अपने आप को संरक्षित महसूस करते हैं। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर विभिन्न नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। 2,50,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के फॉर्म भरे हैं और 2,50,000 कितनी बड़ी संख्या है, उसमें से 289 लोगों को ही चयन होने का अवसर मिला है। तो इसमें जहां आप सबका परिश्रम है, आप सबकी मेहनत है, वहीं आप सबके माता पिता, आप सबके गुरुजन और जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को यहां तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, जहां आप लोगों को तो अत्यंत खुशी हो रही होगी कि आज आप सबको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए भी बड़ी आज खुशी की बात है कि हम राज्य के ऐसे कर्णधार जिन्होंने आने वाले समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में देनी है, उन सभी कर्णधारों को आज नियुक्ति पत्र सौंपने का सौभाग्य हम लोगों को भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग अमृतकाल के सिपाही हैं, अमृतकाल के कर्मयोगी हैं, अमृतकाल के वो सहयात्री हैं जो आने वाले 25 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत 2047 में जब हम आजादी की शताब्दी मना रहे होंगे, भारत उस समय विकसित भारत के रूप में हम सब उस स्वप्न को पूरा कर रहे होंगे जो आज देखा जा रहा है। आज का ये अवसर आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के
उज्जवल भविष्य के लिए भी, उसकी नींव निर्धारण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 19 विभागों में 289 से अधिक अधिकारियों की जो नियुक्ति है, इससे निश्चित रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी। आप सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नैनीताल में ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। मेट्रोपोल होटल परिसर शत्रु संपत्ति पर गृह मंत्रालय से बनी है सहमति। राज्य सरकार ने शत्रु संपत्ति पर पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भेजा था। हाल ही में राज्य सरकार ने शत्रु संपत्ति को खाली करवाया था। पार्किंग बनाने के प्रस्ताव पर अब गृह मंत्रालय ने एनओसी दी। 500 फोर व्हीलर और 250 मोटर बाइक एक साथ यहां खड़ी हो सकती हैं। 23 करोड़ रुपए पार्किंग बनाने के कार्य पर खर्च होंगे। मेट्रोपोल पार्किंग बनने से नैनीताल में पर्यटकों को दिक्कत नहीं होगी। नैनीताल में ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। मेट्रोपोल होटल परिसर शत्रु संपत्ति पर गृह मंत्रालय से बनी सहमति। 23 करोड़ रुपए पार्किंग बनाने के कार्य पर होंगे खर्च। 500 फोर व्हीलर 250 मोटर बाइक एक साथ खड़ी हो सकती हैं। पर्यटकों को मिलने वाली है सुविधा। पार्किंग बनाने के प्रस्ताव पर अब गृह मंत्रालय ने दी एनओसी। हाल ही में राज्य सरकार ने शत्रु संपत्ति को करवाया था खाली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, नैनीताल में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। मेट्रोपोल होटल परिसर शत्रु संपत्ति पर गृह मंत्रालय ने इससे सहमति बन चुकी है। विनोद, कितना खर्च इस पार्किंग में आएगा और कब से इसका कार्य शुरू होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक खर्च की बात है, अभी तक इसमें 23 करोड़ रुपया जो है वो खर्च आने की संभावना इसमें बता दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको काम में भी इसमें जो जिलाधिकारी नैनीताल है उनके द्वारा यहाँ पे जल्दी से कहा गया है कि बहुत जल्दी इसमें काम यहाँ पे प्रारंभ कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको एनओसी यहाँ पे मिल चुकी है। और जब एनओसी मिल चुकी है तो इसके बाद निश्चित तौर से इसमें जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जी विनोद, यहाँ पर इस पार्किंग में कितने वाहनों को एक साथ खड़े रखने की सुविधा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पार्किंग है उसमें 500 चौपहिए वाहन खड़े करने की यहाँ पे जगह बनेगी। और उसके साथ ही यहाँ पे 250 करीब जो है इसमें टू व्हीलर को खड़े करने के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। जी विनोद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। विकासनगर उत्तराखंड भाजपा नेता खालिद मंसूरी ने कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी और स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला करते हुए गरिमा दसोनी को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों एक पारिवारिक वाद के चलते भाजपा नेता खालिद मंसूरी को सहारनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था,
जिसे मुद्दा बना करके कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भाजपा और वक्फ बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया था, जिसके चलते प्रदेश में चर्चा का विषय काफी सुर्खियों में रहा। वहीं खालिद मंसूरी को परिवारवाद में कोर्ट से वाइज्जत बरी होने के बाद विकास नगर में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात कर चर्चा की, जहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट की संवैधानिक प्रक्रिया बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर उनके पारिवारिक मामले को तूल देकर भाजपा और वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की साजिश किए जाने का भी आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कांग्रेस से जुड़े स्थानीय लोगों की जांच किए जाने और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी को पद से बर्खास्त करने या उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। जो कि सब नंबर 2 कारोबारी है। उसके बाद में इसमें विपक्ष की सभी पार्टियों ने अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश की, रातों रात सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। मुझे एक बात बताइए, माननीय न्यायालय के अंदर जब मैं पेश हुआ तो पुलिस का प्रेस नोट था, फला फला मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। एक लाइन तो हो गई है। इन लोगों ने मीडिया को भ्रमित करते हुए, वो चाहे विकास नगर की मीडिया हो, वो सहारनपुर की मीडिया हो, इन्होंने मीडिया को भ्रमित करते हुए, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबको इन लोगों ने भ्रमित किया। और उसमें इन्होंने जो प्रेस नोट दिया है उसमें इन्होंने बदमाश दिखाया मुझे। मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। ये सरासर ये जो साजिश थी, ये साजिश इतनी बड़ी थी कि शायद मेरी जान भी जा सकती थी। इसमें इतनी बड़ी प्लानिंग मेरे खिलाफ की गई थी। उत्तराखंड की आईटीआई के टॉपर बच्चों को कौशल विकास एवं सेवा नियोजन विभाग द्वारा 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल टूर पर रवाना किया गया। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास से हरी झंडी दिखाकर गढ़वाल मंडल के 4 छात्रों सहित 24 विद्यार्थियों के दल को रवाना किया। यह बच्चे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज की विजिट करेंगे और वहां पर नई नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि वह चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरे राज्यों में जाएं और वहां देखें कि दूसरे राज्यों में किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही वे चाहते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे दूसरे राज्यों के बच्चों से इंटरेक्ट करें ताकि उनका नॉलेज बढ़ सके। इसी के अंतर्गत इस टूर का आयोजन किया गया है। थी मंत्री के रूप में मैंने सोच 6 महीने पहले सचिवों के सामने और अपने डायरेक्टर के सामने रखी थी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं, जो आईटीआई के बच्चे हैं, उनको दूसरी स्टेट्स में भी कैसे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे उनके कोर्सेज चल रहे हैं, कैसे वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इंटरेक्शन जब आप करते हैं तो नॉलेज बढ़ती है। और उसी के साथ हमने 24 बच्चों का पहला ग्रुप यहाँ से भेजा है, जो हापुड़ में और हमारे गुरुग्राम में। और मैंने भी निवेदन किया है हमारे डायरेक्टर खेतवाल जी से कि अगर हो सके तो दिल्ली में भी एक स्टॉप ओवर उनका होना चाहिए। हमारे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए दूसरे स्टेट। एक तरफ उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं सरकार द्वारा दूसरी तरफ डोईवाला क्षेत्र से सटे हुए कुडालना ग्राम पंचायत में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित करना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। यह कहना है कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी का। बता दें कि कुडालना ग्राम पंचायत के बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। अब इस प्लांट का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कहा कि इस प्लांट के लगने से पहाड़ों की खूबसूरत वादियां प्रदूषित हो रही हैं, जिससे पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही, साथ ही स्थानीय निवासियों को तमाम तरह की बीमारियों को झेलना पड़ेगा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार तुरंत इस प्लांट को कहीं और स्थापित करे। ये जो आज की प्रेस वार्ता है ये कोडारना ग्राम सभा की है और वो नरेंद्र नगर तहसील में आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक इस प्रकार का प्लांट लग गया है जिसके प्रदूषण से लच्छीवाला, डोईवाला, लाल तप्पड़ और स्थानीय रानी पोखरी सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इस बात पे मैं प्रकाश डालते हुए कहना चाहूँगी, जितने भी आप लोग अस्पताल में लाल, पीले, हरे, नीले रंग के डब्बे देखते होंगे जिसमें न जाने कितने प्रकार के खून की जांचें संक्रमण से रही, मानव अंग, अबॉर्शन, एड्स, कोरोना से संक्रमित, टीबी से संक्रमित जितने भी प्रकार के कूड़े होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा लाकर इस प्लांट में जलाया जाता है।
क्या नुकसान होगा? सांस की बीमारी, फेफड़ों के रोग, महिलाओं की प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाएगी, पशु पक्षियों को नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है हमारे पर्यावरण को उत्तराखंड के, और जिसमें कि वहां से पानी की टंकी तक ये कूड़ा पहुंच रहा है और वो पीने वाला पानी जानवर भी पी रहे हैं और मनुष्य भी पी रहे हैं। हमें फैक्ट्री से दिक्कत है, हमने पहले भी इसका विरोध किया, 95% लोगों ने विरोध किया, फिर भी ये फैक्ट्री लगी। क्षेत्रीय विधायक ने कहा यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, चुनाव से पहले आए, चुनाव उसके बाद फैक्ट्री लग गई। मैं इसका केस लड़ा हूँ नैनीताल में, फिर भी फैक्ट्री चली। अभी 3 दिन पहले इतना धुआं निकला फैक्ट्री में कि गांव वालों की सांस रुक गई उस दिन। काय की फैक्ट्री? कचरे की फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा कचरा है, हॉस्पिटलों का कचरा जा रहा है वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं बंद होनी चाहिए फैक्ट्री, हमें तो यही है, हम आंदोलन करेंगे। एक बहुत ही पीसफुल एरिया है कोडारना, जो एक बहुत अच्छी जगह पहाड़ी पे बसा हुआ है। वहाँ की आबो हवा जो है, नीचे जितने भी हमारे क्षेत्र लगे हुए हैं, कोरसी, खागसी, बरकोट, कोल, बड़ोगल, ये सब क्षेत्र के टॉप पे ये जो है कोडारना हमारा जो एक गांव पड़ता है ये। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये अपशिष्ट का एक ये जो लगाया हुआ है, यहाँ सारे हॉस्पिटल से लेकर और तुम्हारे जितना भी कचरा होता है, जो मतलब जितने भी गंदगी वाली चीज़ें, वहाँ पे जाके इसको जो है इन्होंने उसका यहाँ पे अपशिष्ट बनाया हुआ है इसका निस्तारण का कूड़े का, तो वहाँ से मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज राष्ट्रीय महामंत्री सुमित चंदेल, प्रदेश प्रभारी सुशील राठी और प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का फैसला दिया है, जिसका वह आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ ने पायदान पर सबसे पीछे खड़े समाज के हितों को भी सुरक्षित करने का निर्णय दिया है, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि एसडीएम मसूरी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें पूजन समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दिए गए फैसलों को जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू किया जाए। न्यायालय का जो है धन्यवाद करना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक कानून बनाया है जो एक विशेष जाति को ही आरक्षण में जो है लाभ दिया जा रहा था, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो, लेकिन अब जो निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं और इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं और इस कानून को जल्दी से जल्दी जो है लागू किया जाए, ये मांग भी हम राष्ट्रपति जी से करते हैं कि ये कानून जो है जल्दी से जल्दी लागू हो, जिसमें सब जातियों को फायदा हो, क्योंकि अब तक जो फायदा हो रहा था वो एक जाति विशेष को हो रहा था, चाहे ओबीसी हो एसटी हो कोई भी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के बैनर तले समाज को एकजुट करने के लिए और समाज को एक तरह से जानकारी और अच्छे से मुहैया कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसके अंदर क्रीमी लेयर्स को हटा करके और जो वंचित से भी वंचित समाज है दलितों में, उनको थोड़ा सपोर्ट और उनको एक तरह से आरक्षण का सीधा लाभ पहुंचाने का जो निर्णय है वो काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का युवजन समाज की ओर से, सभी साथियों की ओर से हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। ये आज यहाँ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के बैनर तले युवजन समाज के कार्यकर्ता जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति के हितों में जो निर्णय दिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने पद यात्रा यहाँ मसूरी में गांधी चौक से अंबेडकर मूर्ति तक रखी है। अंबेडकर जी को हम नमन करके, माल्यार्पण करके और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महाराष्ट्र में 1 और झारखंड में 5 फेज में वोटिंग की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है।
दोनों राज्यों के चुनाव के साथ ही 3 लोकसभा और 12 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। केरल के वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे, महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद और पश्चिमी बंगाल की वशीरहाट सीट तृणमूल सांसद के निधन से खाली हुई है। इसके अलावा 12 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, राजस्थान की 7, पश्चिमी बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 3, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2, गुजरात की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीटें शामिल हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।